देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करेंगे एनडीए फुल, आईएनडीआईए कंफ्यूज। जी हां, जिस तरह से लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से लगातार पहले चरण का नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई है, दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, झारखंड में चौथे चरण से चुनाव होने हैं और इस बीच अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन जो आजसू और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है झारखंड में, उसने अपने सभी 14 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। यानी एनडीए फुल हो चुका है, एनडीए की सीटें फुल हो चुकी है। 14 की 14 सीटों पर उसके प्रत्याशी आ गए हैं मैदान में, नाम उनके सामने आ गए हैं। अब बात करते हैं हम आईएनडीआई गठबंधन की। तो आईएनडीआईए गठबंधन अब तक कंफ्यूज है, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, कौन कैंडिडेट होगा, इस पर अभी तक माथापच्ची ही चल रही है। आईएनडीआईए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर भी अभी तक फुल एंड फाइनल नहीं हुआ है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें हजारीबाग से जेपी पटेल, वहीं लोहरदग्गा से सुखदेव भगत और खूंटी से कालीचरण मुंडा। अब यहां भी पेच पर पेच दिख रहे हैं। इस बीच जिस तरह से टाइगर जयराम महतो कुर्मी मतदाताओं के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को आतुर हैं और वो जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये बयान आता है कि बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो, तो इसके बाद से ये भी एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि टाइगर जयराम किसका खेला किसका खेला बनाएंगे, या फिर वो दिल्ली संसद तक वो पहुंच पाएंगे। ये सारे चीजों पर बातें चल रही है, लेकिन मूल विषय जो आज का है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 11 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करके अपनी जो उपस्थिति थी झारखंड के लोगों के बीच में कैंडिडेट देने में, उसने सफलता अर्जित की थी। सबसे पहले 11 कैंडिडेट के नाम घोषित किए थे। हालांकि बाद में उनमें से एक कैंडिडेट के नाम को हटाकर वहां पर सीता सोरेन को, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भाजपा में आई थी, उनको उन्होंने जगह दी। और इसके बाद फिर कुछ ही दिनों के बाद जो 3 सीटें बची हुई थी, 2 सीटें बची हुई थी, माफ कीजिएगा, 2 सीटें बची हुई थी धनबाद और चतरा की, वहां भी एनडीए भाजपा ने अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी। और आज यानी शुक्रवार को आजसू की संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में यह फाइनल हुआ कि चंद्रप्रकाश चौधरी को फिर से आजसू गिरिडीह से प्रत्याशी बना रहा है। तो चंद्रप्रकाश चौधरी के नाम पर भी मोहर लग गई। यानी भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने अपने 14 के 14 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिए हैं। और इस तरह से कह सकते हैं कि जो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, वो दबाव उन्होंने आईएनडीआईए गठबंधन पर डाल दिया है। अब आईएनडीआईए गठबंधन पर लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उसके नेता कहते हैं कहीं कोई पेच नहीं है, किसी तरह की कोई पेच की बात नहीं है। बेवजह का यह भी कहा जाता है, बेवजह का भाजपा इस तरह की भ्रांतियां राज्य की जनता के बीच फैला रही है कि आईएनडीआईए गठबंधन के बीच किसी तरह का खटराग है। लेकिन जब उनके ही नेताओं के बातों को आप सुनेंगे, उनके नेताओं के बयान को सुनेंगे, तो आपको साफ लगेगा कि सब कुछ क्लियर नहीं है। यानी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर कैसे बाकी है? जब गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन करते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य, और उनसे जब यह पूछा जाता है कि चमरा लिंडा का क्या करेंगे, जो सुखदेव के खिलाफ ताल ठोके हुए हैं लोहरदग्गा में, जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुखदेव भगत, उसके खिलाफ ताल ठोके हुए हैं, तो इस पर उनका जवाब आता है कि पार्टी का समर्थन अपने गठबंधन दल के, जो भी गठबंधन में दल शामिल है, उसके कैंडिडेट के साथ है। बाकी लोग क्या करते हैं इस पर पार्टी कुछ नहीं कह सकती, वो उनका अपना फैसला होगा। यानी पार्टी का डंडा चमरा लिंडा पर नहीं चलेगा, ये उनके बयान से परिलक्षित होता है। क्योंकि अगर पार्टी ये तय कर ले कि उसके कैंडिडेट नहीं होंगे कोई, तो फिर उसके विधायक, जो बिशुनपुर से लगातार तीसरे टर्म के विधायक हैं, वो ताल कैसे ठोकेंगे, सवाल ये उठ रहा है। या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा की लगाम इतनी ढीली हो गई है कि वे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को उस लगाम में बांधकर नहीं रख सकते हैं। ये भी बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है।
अब सवाल उठ रहा है कि जो सीट अभी तक जो भी आकलन हो रहे हैं, किसी भी नेता ने, INDIA गठबंधन के किसी भी नेता ने खुलकर ये नहीं कहा है, अभी तक अधिकृत बयान नहीं दिया है कि किस सीट पर किसके प्रत्याशी होंगे। जब कैंडिडेट की बात आई तो उस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बातें सामने आई कि 6 सीटों पर अभी चर्चा हुई है, कैंडिडेट के नाम पर चर्चा हुई है, जिसमें से 3 सीट का ऐलान किया गया कैंडिडेट का। बाकी 3 सीट जो उनके द्वारा कही जा रही है वो है रांची, धनबाद और गोड्डा। और यहां भी पेंच INDIA गठबंधन यानी कांग्रेस पार्टी अगर इन 3 सीटों के बारे में कह रही है तो कांग्रेस पार्टी में भी ये चीजें दिख रही है। ये चीजें अंदर ही अंदर जो है सो वहां पर कई दावेदार हैं जो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ाए हुए हैं। अब आप देखिए जिस तरह से रामटहल चौधरी को, जो रांची से 5 बार सांसद रहे भाजपा के टिकट से, उनको लाया गया और उनका क्या बयान आता है कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा जाता है कि मुझे लिखित रूप से दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप समझ सकते हैं कि इस बयान के पीछे की राजनीति क्या है। जिस भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव के समय ही रामटहल चौधरी ने बाय बाय कर दिया और निर्दलीय चुनाव लड़े, 30,000 वोट नहीं ला पाए निर्दलीय चुनाव लड़कर, अब वो जब कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करते हैं तो उनका ये बयान आता है कि भाई वो कह रहे हैं लिख के दीजिए कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर क्यों कहे भाजपा? जब भाजपा में वो हैं ही नहीं तो भाजपा उनको ये क्यों कहे कि आप लिख के दीजिए? आप आकलन कर सकते हैं कि इस बयान के पीछे की क्या मंशा रही है। दूसरी ओर लगातार ये बातें सामने आ रही है कि जसवंत सिन्हा हजारीबाग में जो है सो सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, या ये भी कहा जा रहा है कि जसवंत सिन्हा के कहने पर ही JP पटेल को टिकट मिला है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये बातें जरूर खुलकर सामने आ रही है। हजारीबाग के क्षेत्र से जो हमारे संवाददाताओं से बात होती है वहां पर, तो उनके द्वारा जो बताई गई बातें, जो चर्चा की बातें बताई जा रही है, जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, लोगों के बीच चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिलने के बाद जयंत सिन्हा को, उनके पिता ज्यादा नाराज हैं, जयंत सिन्हा से ज्यादा नाराज उनके पिता है और वो पहले ही भाजपा को बाय बाय कर चुके हैं। अब उनकी रणनीति क्या चल रही है कि जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं उसको वो सपोर्ट करें। अब इसका फायदा कितना कांग्रेस उम्मीदवार को मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जसवंत बाबू की जमीन बिल्कुल ही हजारीबाग में सिमट गई है या जमीन खाली हो गई है। जसवंत बाबू की जमीन है और वो जिस कद के नेता थे उस कद के नेता, कितना भी कुछ होगा तो वो कुछ न कुछ % वोट को जरूर प्रभावित कर सकते हैं। तो ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह भाजपा के लिए वहां पर हजारीबाग में लगती है। लेकिन वहां पर जिस तरह से वामपंथी दल भी ताल ठोके हुए हैं, जो INDIA गठबंधन की मुश्किलें बढ़ रही है, भुवनेश्वर मेहता जो CPI के सचिव हैं उनके द्वारा जो ताल ठोकी जा रही है और कई सीटों पर लड़ने की बात कही जा रही है, ये INDIA गठबंधन के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है, इंडी गठबंधन के लिए मुश्किल बढ़ा रहा है हजारीबाग में। अब हम आगे बढ़ते हैं गिरिडीह की तरफ। गिरिडीह में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गिरिडीह एक ऐसा जगह है जहां पर टाइगर बहुत हैं। पहले टाइगर जगन्नाथ थे, शिक्षा मंत्री थे राज्य के, कोविड के कारण से उनकी मृत्यु हो गई, दुखद है। और उसके बाद एक टाइगर आया, टाइगर जयराम, और जिस तरह से टाइगर जयराम ताल ठोक रहे हैं, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो अभी तक भले ही घोषणा नहीं हुई हो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा, लेकिन वहां पर मथुरा प्रसाद महतो जो पूर्व मंत्री हैं, झारखंड सरकार के रह चुके हैं, वर्तमान में टुंडी से विधायक हैं, उनके नाम जोरों पर है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। और तय भी मान के चलिए कि मथुरा प्रसाद महतो को ही वहां से टिकट मिलने जा रहा है। गिरिडीह सीट पर कुर्मी और कुर्मी के बीच लड़ाई होने जा रही है। अब अगर आप वहां के जो समीकरण है उसको देखेंगे तो उस समीकरण में अगर कुर्मी वोटों का बिखराव होता है तो फायदा किसको होता है ये चुनाव परिणाम में ही बताया जाएगा। लेकिन भाजपा आजसू के गठबंधन ने पिछले मर्तबा वहां पर कमाल किया था और स्थिति बहुत अच्छी रही थी, लेकिन जब विधानसभा के उपचुनाव होते हैं डुमरी के, वहां पर भाजपा आजसू में गठबंधन होने के बाद भी वो सीट नहीं निकलती है। अब टाइगर जयराम के आने के बाद से इस सीट पर क्या समीकरण बैठता है, इस सीट में क्या कुछ होता है,
ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है जिस तरह से टाइगर जयराम उभरे हैं, खास करके 60-40 नए चलतों के नारे के साथ, इसके अलावा और भी कई चीज़ें जो हैं, जो 13 जिलों वाला मामला था या रोजगार को लेकर के जिस तरह से वो मुखर रहे हैं, उसके बाद से कह सकते हैं कि उनकी एक पैठ बनी है उस क्षेत्र में और कितना फायदा होता है। अब दूसरी ओर देखिए 8 जगहों पर टाइगर जयराम जो है सो अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। अब इन 8 जगहों को अगर आप देखेंगे तो अधिकांश वो जगह है जहां कुर्मी मतदाताओं की बहुलता देखी जाती है, उस सीटों पर वो दावेदारी कर रहे हैं। यानी अब ये भी सवाल उठ रहा है कि झारखंड में कुर्मी का नेता कौन? सुदेश महतो, चंद्र प्रकाश चौधरी, टाइगर जयराम, मथुरा प्रसाद महतो, जेपी पटेल, विद्युत वरण महतो कौन, रामटहल चौधरी कौन? ये भी सवाल उठ रहे हैं। और इस सवाल का भी जवाब आपको चुनाव परिणाम में ही मिलेगा। आखिर कौन हुए इसके सिरमौर, ये भी पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सीन दिख रहे हैं उस सीन में यह देखा जा रहा है कि कुर्मी वोटर को कैसे अपने खेमे में किया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती सभी राजनीतिक दलों के सामने खड़ी हो रही है। और खास करके इसलिए खड़ी हो रही है कि लगातार कुर्मी संगठनों के द्वारा यह डिमांड किया जा रहा था कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए। और सवाल ये उठ रहा है कि एसटी का दर्जा नहीं मिला, इसमें अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं वो नहीं चाहे, ये बातें भी सामने आ रही है। हालांकि इसमें यह भी सच्चाई है कि जब राज्य सरकार जब किसी चीज की अनुशंसा कर देती है और उसके बाद वो केंद्र के पाले में जाता है, अब तक जो मेरी जानकारी है उसमें केंद्र सरकार को यह अनुशंसा नहीं की गई है राज्य सरकार के द्वारा, यह भी देखना होगा। दूसरी ओर आप रांची की बात कर ले, रांची में भाजपा ने संजय सेठ को टिकट दे दिया है। अब उसके सामने सुबोधकांत सहाय होंगे या रामटहल चौधरी, ये संशय बना हुआ है। पहले चर्चा जोरों पर थी कि सुबोधकांत सहाय को टिकट मिलेगा, लेकिन अब स्थिति बन गई है जब रामटहल चौधरी तो एक दिन पहले ज्वाइन कर चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, और उसके बाद कुर्मी मतदाताओं की बहुलता को देखते हुए रांची संसदीय सीट में, क्योंकि ईचागढ़, सिल्ली ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कि कुर्मी मतदाताओं की संख्या अच्छी है, तो इस पर ध्यान जो है, कुर्मी मतदाताओं पर ध्यान है, केंद्रित है। और इसको ध्यान में रख करके कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि रामटहल चौधरी को लाने के बाद उनको फायदा मिल सकता है, तो इस लिहाज से उनको पार्टी में शामिल कराया गया है। अब उनको सिंबल मिलता है या नहीं मिलता है ये देखना होगा। लेकिन उस दिन ज्वाइनिंग का जो दृश्य था वो देख करके लग रहा था कि इनको तरजीह कांग्रेस पार्टी दे रही है। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ चलते हैं। घोषणा भले ही नहीं हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर, सिंहभूम, गिरिडीह, दुमका और राजमहल से चुनाव लड़ेगी 5 सीटों पर। दुमका में कौन कैंडिडेट होगा अभी तक तय नहीं है। कभी हेमंत सोरेन का नाम सामने आता है, तो कभी नलिन सोरेन का नाम सामने आता है, कभी ये कहा जाता है कि परिवार के बीच में आपसी विवाद ना बढ़े इसलिए हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बाद में कल से जो एक चर्चा हो रही है, कहीं गुरुजी को न वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंडिडेट बना दे, और इसकी भी तैयारी चल रही है। जो अंदरूनी खाने से जानकारी प्राप्त हो रही है, गुरुजी को दुमका से कैंडिडेट बनाने की बात चल रही है। यानी कंफ्यूजन देखिए, मैं एक एक कंफ्यूजन की बात कर रहा हूं कि INDIA गठबंधन में किस तरह से कंफ्यूजन कायम है। एनडीए ने अपने आप को फुल फाइनल कर लिया, वो कहीं पर नहीं है। 14 की 14 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो गई एनडीए की, लेकिन कंफ्यूजन देखिए यहां पर क्या है। राजमहल में सिटिंग MP हैं विजय हांसदा, उनके नाम तो आगे हैं ही। हेमलाल भी पीछे से ताल ठोके हुए अभी अभी भाजपा छोड़कर फिर से वो अपने घर वापसी किए हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन किए हैं, उनके भी नाम सामने आ रहे हैं। अब वहां क्या होता है ये भी देखना दिलचस्प होगा। जमशेदपुर में कभी कुणाल सारंगी का नाम आ रहा था, कुणाल सारंगी की घर वापसी होगी, तो आस्तिक महतो का नाम आ रहा है वहां से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, लेकिन क्लियर नहीं है कि टिकट वहां, यहां भी कंफ्यूजन है और इस कंफ्यूजन को पार्टी के द्वारा दूर नहीं किया जा रहा है। अब यह भी कहा जाता है INDIA गठबंधन में पहले कांग्रेस अपने कैंडिडेट की घोषणा कर ले, तब दूसरे दिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कैंडिडेट की घोषणा कर देगा। भाई कांग्रेस को अपना कैंडिडेट घोषित करना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को अपना कैंडिडेट घोषित करना है, RJD को अपना कैंडिडेट घोषित करना है, तो इसमें एक दूसरे पर फेंकने की कोई नौबत नहीं बनती। लेकिन यही देखा जा रहा है, कारण कंफ्यूजन, यहां भी कंफ्यूजन। बगल में सिंहभूम की सीट देखिए, मंत्री हैं दीपक बिरुआ। हेमंत सोरेन की इच्छा थी दीपक बिरुआ वहां से चुनाव लड़े, उन्होंने खुद हाथ खड़ा कर दिया, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जो जानकारी प्राप्त हुई है।
अब वहां से दशरथ गगराई का नाम आ रहा है। दशरथ गगराई जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं वो खूंटी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, खरसामा। अब उनको वहां से आयात करके लाया जाएगा सिंहभूम में नीरल पूर्ति हैं, सुखराम उरांव हैं, इनके भी नाम है, जोबा मांझी हैं। लेकिन एक नाम पर अब तक कहीं पर कुछ सहमति नहीं बनी है और ना ही अभी तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव समिति की बैठक ही हुई है। तो भाई जब बैठक ही नहीं हुई हो, नामों की चर्चा ही नहीं हुई हो, तो एक आकलन के हिसाब से लोगों के बीच में नाम परोसे जा रहे हैं। और हम लोग भी जो नाम परोसते हैं भाई साहब, वो नाम कहीं ना कहीं से पार्टी के अंदर से ही आता है। खुद हम लोग तैयार नहीं करते किसी नाम को, कोई मीडिया हाउस अपने किसी कैंडिडेट का नाम खुद से तैयार नहीं करता। पार्टी के भीतर से ही अगर कुछ गुनगुनाहट सुगबुगाहट सी बात आती है, कुछ कान तक पहुंचती है बातें, और जब उसको आकलन करते हैं, जब उसके अंगणित को देखते हैं, तब समझ में आता है हो सकता है ऐसा हो, और हो सकता है ऐसा हो कंफ्यूजन को बढ़ाए हुए है, जनता के बीच भी कंफ्यूजन को बढ़ाए हुए है। अब आते हैं थोड़ा हम लोग चतरा और पलामू की तरफ। चतरा और पलामू में आरजेडी मतलब कसम खा के बैठी हुई है कि भाई हम सीट तो छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह से गुरुवार को बिहार में सीटों का बंटवारा कांग्रेस और आरजेडी के बीच हो गया है, और उसके बाद से जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहां आरजेडी को 26 सीटें मिली है, और उसमें से ये भी बातें हुई है उस जगह कि झारखंड में जब भी बंटवारा होगा तो एक सीट आरजेडी के पास जाएगा, चाहे वो चतरा की सीट ले या पलामू की सीट ले। अब बच गया यहां पर कांग्रेस पार्टी, दोनों में से कौन सी सीट मिलती है कांग्रेस पार्टी को। लेकिन यहां के जो नेता हैं वो तो अपने मंत्री को भी कुछ न कुछ बोलने से पीछे नहीं हटते। जो सत्यानंद भोक्ता मंत्री हैं, उनके ही पार्टी के बड़े पदधारी नेता उनके खिलाफ भी बयान देने से बाज नहीं आते कि सत्यानंद भोक्ता आरजेडी नहीं है, आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता है, इसलिए वो अपने पायजामे में रह के बात करे। ये बातें जो है सो आरजेडी के नेताओं के द्वारा आ रही सत्यानंद भोक्ता, क्योंकि लगातार सत्यानंद भोक्ता, क्योंकि वो सीट जहां से वो विधायक हैं और जो जाति से वो आते हैं वो अब एसटी में आ गया है, और जहां से वो चुनाव जीतते हैं विधानसभा का वो एससी के लिए रिजर्व सीट है चतरा। अब उनके पास एक ही चीज बचता है कि चतरा की लोकसभा का सीट वो लड़ सकें, क्योंकि वो जनरल सीट है, वहां से कोई भी लड़ सकता है। और इसी मुहिम में सत्यानंद भोक्ता लगे हुए थे, घूमना फिरना भी शुरू कर दिया था। होली में खूब जो है सो वो झूमे, नाचे, झाल बजाए, ढोल बजाए और जनता के बीच रहे। लेकिन पार्टी में देखिए उनकी होलिका दहन करने पर लगे हुए हैं पार्टी के लोग। अब तो ये सीन बन रहा है चतरा का। पलामू में कैंडिडेट कौन होगा ये अब तक तय नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी के पास ना तो आरजेडी के पास। अपने मन से नाम ममता भुइयां का नाम आरजेडी लेती है, प्रभात भुइयां का नाम कांग्रेस पार्टी लेती है, लेकिन तय नहीं है। तब ये कंफ्यूजन भी कब क्लियर होगा ये कहना मुश्किल है। यानी आज जो मैं चर्चा कर रहा था, चर्चा इसलिए कर रहा था कि चौथे चरण से झारखंड में चुनाव होने हैं। चौथे चरण से चौथा, पांचवा, छठा, सातवां जो चरण है झारखंड में मतदान होने हैं, 4 चरणों में मतदान होने हैं। और इसमें अगर आप देखेंगे कि दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक सप्ताह के बाद, एक सप्ताह नहीं 5 दिन के बाद तीसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी, और उसके 5 दिनों के बाद जो है सो एक सप्ताह के बाद चौथे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। और ऐसे में अगर 10, 12 दिन, 15 दिन बचे हुए हैं और ये अभी तक कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है INDIA गठबंधन में, तो यहां पर एक पलड़ा जो है सो एनडीए गठबंधन का भारी दिख रहा है। वो ये है कि एनडीए गठबंधन जो है सो कैंडिडेट को घोषित करने में अव्वल रही है। और अब देखना, क्योंकि इनको टाइम भी ज्यादा मिल जाएगा इनके कैंडिडेट को क्षेत्र में घूमने का, क्षेत्र में जनता के बीच अपनी बातों को रखने का, तो एक फायदा तो एनडीए को दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि ये कंफ्यूजन कितनी जल्दी INDIA गठबंधन दूर करती है, और कौन कौन से कैंडिडेट अधिकृत रूप से सामने आते हैं INDIA गठबंधन के, ये देखना दिलचस्प होगा। और तभी कहा जा सकेगा कैंडिडेट को देखते हुए कि मुकाबला किस तरह का होगा झारखंड में। लेकिन अभी के जो दृश्य है उस दृश्य में कैंडिडेट के मामले में फुल एंड फाइनल करके एनडीए ने अपने आप को मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है इस मामले में। दूसरी ओर जब तक ये कंफ्यूजन INDIA गठबंधन में खत्म नहीं होता है, परेशानी अभी भी दिख रही है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव 7।